राज्य भर में हो रहे युवाओं के विरोध प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी को जिहाद क्यों खोजना पड़ रहा है? भाजपा नेताओं ने कौन सा चश्मा पहन लिया है जिसमें उसे उत्तराखंड में दिल्ली का शाहीन बाग नजर आने लगा है? दिल्ली की जिद उत्तराखंड में और कितने नए आपदा स्थल बनाएगी? चारधाम परियोजना पर वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी समेत 50 से ज्यादा हस्तियों ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर क्या मांग की और क्यों हिमालय के लिए आवाज उठाने वाले सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने का असर हम उत्तराखंड के लोगों पर भी पड़ना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है गिरीश और इस हफ्ते वीकली खबर बात में समझते हैं हमारे सरोकार के मुद्दे। वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्ण सिंह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई को एक अपील कर शीर्ष अदालत से अपने 2021 के फैसले की समीक्षा और वापसी की मांग की है। इस फैसले में चारधाम परियोजना के तहत सड़कों को 12 मीटर तक चौड़ा करने की अनुमति दी गई थी। याचिका का 57 अन्य लोगों ने समर्थन किया है, जिनमें इतिहासकार शेखर पाठक, वरिष्ठ लेखक रामचंद्र गुहा और पूर्व RSS विचारक KN गोविंदाचार्य जैसी प्रख्यात हस्तियां शामिल हैं। शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, वर्तमान और पूर्व सांसदों और उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं ने भी इस अपील का समर्थन किया है। एक दशक से हिमालयी सड़कों को चौड़ा करने से जुड़ी चारधाम परियोजना चल रही है। ये परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की देखरेख में चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की थी कि सड़कें 5.5 मीटर से ज्यादा चौड़ी न हो। सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू में मंत्रालय को विशेषज्ञ समिति की सिफारिश का पालन करने को कहा था, लेकिन बाद में सरकार द्वारा याचिका दायर की गई और फिर चीन के साथ डोकलाम गतिरोध व रक्षा मंत्रालय द्वारा यह दावा किया गया कि चीन की सीमा की ओर सैन्य उपकरणों के परिवहन के लिए चौड़ी सड़कों की जरूरत है। इसके बाद 14 दिसंबर 2021 को न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने 3 राष्ट्रीय राजमार्गों ऋषिकेश से माणा, ऋषिकेश से गंगोत्री और टनकपुर से पिथौरागढ़ को चीन के नजदीक सीमावर्ती क्षेत्रों तक रणनीतिक फीडर रोड के रूप में चौड़ा करने की केंद्र के फैसले को बरकरार रखा। योजना के तहत हिमालय में लगभग 825 किलोमीटर राजमार्ग का चौड़ीकरण प्रस्तावित हुआ। सरकार ने पर्यावरण के मानकों से बचने के लिए इसे 53 भागों में विभाजित किया। 11 जून को जारी सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 629 किलोमीटर का काम पूरा भी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट को लिखी याचिका में कहा गया है कि 2021 का फैसला हिमालयी भूभाग के लिए प्रतिकूल और खतरनाक साबित हुआ है। बद्रीनाथ, गंगोत्री, पिथौरागढ़ जैसे सभी रणनीतिक मार्ग अक्सर अवरुद्ध रहते हैं और मानसून के मौसम में अक्सर अनुपयोगी हो जाते हैं, जबकि ये पूरे साल जोखिम भरे और भूस्खलन की आशंका वाले बने रहते हैं। पत्र में अपील की गई है कि उत्तरकाशी से गंगोत्री मार्ग पर पड़ने वाले भागीरथी इकोसिस्टम जोन को 12 मीटर चौड़ी सड़कों से मुक्त रखा जाए। इसमें बताया गया है कि एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के विपरीत इस खंड पर एक बाईपास को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। इस बाईपास के लिए लगभग 3000 पेड़ों की कटाई होनी है। इससे 17 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित होगा, जबकि उसी घाटी में एक अन्य खंड में इन्हीं मानकों के अनुसार चौड़ा करने के लिए 6000 देवदार के पेड़ों की कटाई का प्रस्ताव है। एक ऐसी घाटी जहां हाल ही में एक भयंकर हिमस्खलन हुआ हो, जिसमें सैकड़ों लोग दब गए हैं, वहां पेड़ों की बलि देना जो इन हिमस्खलनों को रोकते हैं एक अपराध के समान है, क्योंकि इससे घाटी के निवासियों और पर्यटकों दोनों को ही जान का सीधा खतरा है। मार्गदर्शक मंडल में मार्ग खोजने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी की सुप्रीम कोर्ट कितनी सुनेगा, ये तो वक्त बतलाएगा, लेकिन इस घटना से एक बड़ी बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में मार्गदर्शक मंडल के लिए रवैया बिल्कुल भुस है। दिल्ली का यह भुस रवैया आप उत्तराखंड के लिए भी देख सकते हैं। भाजपा के मार्गदर्शक मंडल में बैठे नेताओं और उत्तराखंड की जनता की स्थिति बहुत अलग नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके लिए कुछ आंकड़े हम आपको बताते हैं। क्या आप जानते हैं 1 जनवरी 2015 से जुलाई 2025 के बीच उत्तराखंड में 4662 जगहों पर भूस्खलन से बड़े पैमाने पर क्षति हुई है। इसमें गढ़वाल के पौड़ी जिले में 2040 और कुमाऊं के पिथौरागढ़ जिले में 1626 भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। उत्तराखंड के राष्ट्रीय राजमार्गों में 1-2 नहीं बल्कि 200 से ज्यादा भूस्खलन जोन चिन्हित हैं। इस साल भूस्खलन और भूधसाव के 25 से ज्यादा नए स्पॉट सामने आए हैं। सरकारी रिपोर्ट कहती है कि पिछले एक दशक में भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ ने राज्य में 245 गांवों को तहस नहस कर दिया है और 2629 परिवारों को स्थायी रूप से विस्थापित किया गया है। 2025-26 में अब तक 255 परिवारों के विस्थापन और पुनर्वास पर 11 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं। हमारे पास आंकड़े बेहद साफ हैं जो बताते हैं कि जैसे दिल्ली की नीतियों में उसके मार्गदर्शक मंडल महज एक दर्शक हैं, वैसे ही उत्तराखंड की जनता भी केवल एक दर्शक ही है।
हम दर्शकों की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि अब राज्य के भाजपा नेता विरोध की आवाज तक में जिहाद खोज लाए हैं। बात करते हैं सरकार द्वारा घोषित नकल जिहाद यानी पटवारी पेपर लीक होने की। 21 सितंबर को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न विभागों में ग्रेजुएट लेवल की सरकारी नौकरियों के लिए एक परीक्षा आयोजित की, जिसमें पर्चा लीक हो गया। 3 पेजों का स्क्रीनशॉट वायरल होने को शुरुआत में सरकार ने पेपर लीक मानने से इनकार कर दिया, जिससे आक्रोश तेजी से पनपा। पर्चा हरिद्वार में भाजपा नेता धर्मेंद्र चौहान के स्कूल में बनाए परीक्षा केंद्र से लीक हुआ था। पेपर लीक होने के दूसरे दिन से ही परीक्षा रद्द कराने की मांग और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए देहरादून में बेरोजगार संघ ने आंदोलन शुरू कर दिया था। अब आंदोलन धीरे धीरे व्यापक रूप ले रहा है। देहरादून से निकलकर आंदोलन हरिद्वार, पौड़ी, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, हल्द्वानी में फैल चुका है। हालांकि दून को छोड़कर कहीं भी धरना निरंतर नहीं हो रहा है, केवल प्रदर्शन ही हो रहा है। इन प्रदर्शनों में युवाओं की अच्छी खासी संख्या है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक अगर जल्द ही आंदोलन पर काबू नहीं पाया गया तो स्थिति अनियंत्रित हो सकती है, क्योंकि बेरोजगार छात्रों के अभिभावक भी अब इस आंदोलन में जुड़ने लगे हैं। बेरोजगार संघ के अलावा कांग्रेस, यूकेडी भी इस आंदोलन में है। आंदोलन को रोकने के लिए धामी सरकार की तरफ से उठाए गए कई कदम उल्टे पड़े हैं। पेपर लीक का मुख्य आरोपी मुसलमान होने के कारण मुख्यमंत्री ने इसे नकल जिहाद का नाम दिया। इसकी सभी जगह निंदा हुई। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी को टारगेट करने वाली रील और मीम की संख्या भी तेजी से आई। धरना स्थल पर भी सीधे सीएम को टारगेट किया जा रहा है। आंदोलन के समानांतर परीक्षा के समर्थन में भी छात्रों को उतारने की कोशिश सरकारी तंत्र की तरफ से की गई, लेकिन बाद में समर्थन कर रहे कुछ लोगों ने ही खुद सोशल मीडिया पर इसकी पोल खोल दी। अब इसे अर्बन नक्सल आंदोलन से जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। पेपर लीक प्रकरण की जांच के लिए सरकार ने रिटायर्ड हाईकोर्ट जज BS वर्मा की निगरानी में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन किया है। SIT को 1 महीने में जांच पूरी कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। जांच तक परीक्षा से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं रोक दी गई हैं। प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया गया है कि जांच में गड़बड़ी मिली तो पेपर रद्द या CBI जांच जैसी सिफारिश की जाएगी। हालांकि निगरानी के लिए रखे गए जज पर भी भाजपा के करीबी होने का आरोप लगाया जा रहा है। इस पूरे मामले में सबसे हास्यास्पद ये है कि सरकार अपने बचाव में इसे नकल जिहाद का नाम दे रही है। सरकार का विरोध करने वाले युवाओं की तुलना शाहीन बाग में बैठे प्रदर्शनकारियों से हो रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि भाजपा अपना विरोध करने वालों को सीधा जिहाद से क्यों जोड़ती है? क्यों भाजपा के लोगों को विरोध की आवाज सुनने पर शाहीन बाग याद आने लगता है? इसका जवाब जानने के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि भाजपा 2027 से उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज है। अपने पहले 5 साल को भाजपा खुद नीलबट्टा सन्नाटा मानती है। अगर आप भाजपा सरकार से उसकी उपलब्धि पूछेंगे तो वो ऐसे बात करती है जैसे उसने सत्ता 2022 में पाई हो। भाजपा से उसकी उपलब्धि पूछी जाएगी तो वो बताएगी कि उसने हजारों एकड़ जमीन से मजार हटाई है, वो कठोर UCC कानून लेकर आई है, उसने डेमोग्राफिक चेंज पर नियंत्रण पा लिया है। भाजपा न तो ये बताती है कि हजारों एकड़ में मजार बनाने वाले लोग कौन थे और ये मजार कहां-कहां मौजूद थी। भाजपा ये भी नहीं बताती है कि उसने UCC कानून के तहत हमारे समाज में लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दिलाई है, उसके लिए उसने किसकी राय ली। भाजपा बार बार डेमोग्राफिक चेंज की बात कहती है, लेकिन एक भी ऑफिशियल रिपोर्ट वो जारी नहीं करती है। क्या भाजपा सरकार ये बता सकती है कि पिछली बार जब उसने डेमोग्राफिक चेंज का सिगुफा छोड़ा था तो उसने हर जिले में उच्च पुलिस अधिकारी से जो रिपोर्ट मांगी थी उसमें क्या निकला? अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे अपने राज्य के युवाओं के विरोध प्रदर्शन में नकल जिहाद खोज लेते हैं। आखिर भाजपा को उत्तराखंड की सड़कों पर दिल्ली का शाहीन बाग नजर क्यों आने लगता है? जवाब बड़ा आसान है। 5 साल त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत की नाकाम सरकार के बावजूद उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को किस आधार पर चुना था? जाहिर है, अगर पार्टी को पता है कि उसे चुने जाने का आधार रोटी, कपड़ा और मकान जैसी चीज नहीं है तो वह अपने एजेंडे को ही पुश करेगी और एजेंडे से नकल जिहाद ही निकलेगा। खैर, आखिर में बात करते हैं हिमालयी राज्य लद्दाख से आ रही खबर की। लद्दाख के सोनम वांगचुक को लेह में NSA के तहत हिरासत में लिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को राज्य दर्जा और 6ठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर जन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सोनम वांगचुक को शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के प्रावधानों के तहत हिरासत में ले लिया गया। लेह में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में 4 नागरिकों की मौत के 2 दिन बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो के अनुसार उन्हें जोधपुर ले जाया जा रहा है। उनकी हिरासत के बाद लेह में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। इस बीच लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन के अध्यक्ष और लेह एपेक्स बॉडी के सह अध्यक्ष चेरिंग दोरेज लकरुक ने कहा
ये कहना कि वांगचुक ने प्रदर्शनकारियों को उकसाया, ये गलत है। 24 सितंबर को भूख हड़ताल पर बैठे 2 प्रदर्शनकारियों के अस्पताल में भर्ती होने की खबर ने युवाओं में चिंता पैदा कर दी थी। अगले दिन लगभग 7,000 लोग, जिनमें ज्यादातर युवा थे, भूख हड़ताल में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी युवा शिक्षित तो हैं लेकिन बेरोजगार हैं, उन्हें राष्ट्र विरोधी दिखाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज नहीं बल्कि भाजपा के झंडे तोड़े और भाजपा कार्यालय में आग लगाने से पहले अंबेडकर की तस्वीर हटा दी गई थी। सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने का मुद्दा सभी हिमालयी राज्यों के सरोकार से जुड़ा मुद्दा है। वांगचुक अपने लद्दाख में जिन अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं वही अन्य हिमालयी राज्यों की लड़ाई भी है। वांगचुक को हिरासत में लिए जाने का मतलब है विरोध की उन सभी आवाजों को हिरासत में लेना जो अपने जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की मांग करते हैं।